नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे समधी पर छापा, मंत्री ने खोया आपा। यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ बलिया के आवास सोनभद्र में उनकी कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे से सियासत करवा गई है और सत्ताधारी दल के भीतर ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये छापे कैग रिपोर्ट में उमाशंकर सिंह की कंपनी पर 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन करने के मामले में मारे गए हैं। इस अवैध खनन से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था। फिलहाल छापों को लेकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उमाशंकर सिंह की बलिया की रसड़ा विधानसभा से 3 बार से वो विधायक रहे हैं। उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। उमाशंकर पिछले महीने ही अमेरिका से ब्लड चेंज कराकर लौटे हैं। फिलहाल लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। उधर आयकर विभाग के छापे से योगी सरकार के मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश सिंह नाराज हो गए हैं। दिनेश सिंह ने राजनीतिक बदले की भावना से उमाशंकर सिंह को पीड़ा देने पर आपत्ति जताई है और चेताया है कि अगर उमाशंकर सिंह को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी संवेदनहीन संस्थाओं की होगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उमाशंकर केस यहाँ छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान न जाते तो छापा न पड़ता। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा में आए थे, जब विजिलेंस ने उनके साथ ही उनकी पत्नी, बेटे और बेटी के नाम खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया था। अब छापा पड़ा है तो भाजपा के मंत्री दिनेश सिंह ने ही इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रहे हैं। तो क्या आईटी ईडी के छापे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित रहते हैं? और उमाशंकर सिंह के यहाँ छापों में किसकी भूमिका हो सकती है? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी मसले पर जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। आईटी वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी सभी जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि ये सब ऑटोनॉमस बॉडी है। और दिनेश सिंह जी ने इस बात को पुष्टि भी की है कि जिसने भी रेड डलवाई उसे सद्बुद्धि मिले, यानी कि आयकर विभाग अपने नियम कानून से काम ना करके इंटेंशनली लोगों को निशाना बना रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दिनेश सिंह जी, तो जब उनको ये पता है कि जिसने भी रेड डलवाई है, तो मंत्री हैं तो ये भी पता कर लें कि किसने डलवाई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सभी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो असल अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग नहीं अपराधी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से दिनेश जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने ये रेड करवाई है उसे सद्बुद्धि दे, लपक लिया है विपक्ष ने इस बात को, क्योंकि अब तक यही आरोप तो लगते आ रहे थे कि ये जो ये रेड होती है ये राजनीतिक द्वेष की वजह से होती है। और अब क्योंकि उनके रिश्तेदार के यहाँ ये रेड पड़ गई है तो वो तमाम चीजों को क्लियरिटी करके बोल रहे हैं। तो क्या ये जानबूझकर रेड कराई गई है? और अगर इस तरह की रेड होती भी है, यानी अगर गलत किया है तो फिर कंपनी कार्रवाई करेगी, एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, लेकिन
इसमें क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि इस पर मायावती जी का भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने भी इस तमाम चीजों को लेकर कहा है उमाशंकर जी के लिए कि ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, आज तक इनके क्षेत्र में इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की बात नहीं है। और ये भी लिखती हैं वो कि 2 वर्षों से वो काफी गंभीर है, शिकायत अगर इस तरह की कोई मिली थी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखकर इनके ठीक होने के बाद इनसे पूछताछ की जा सकती थी। आइए अब मिलियन मेहमानों से उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये कार्रवाई सेहत देखकर होनी चाहिए क्या, या फिर जब दिनेश जी ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरे क्यों ना उठाएं, फिर तो बात पुख्ता हो जाती है क्या। आइए रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से बहुत स्वागत सर। चंचल यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा से बहुत स्वागत सर। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से बने हुए हैं, बिंदुसार पांडे जी बसपा से बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि सर दिनेश जी अगर आप ही की सरकार की पोल खोलना शुरू कर रहे हैं तो फिर सवाल तो उठेगा कि वाकई ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां किसी के कहने पर काम करती हैं, क्योंकि दिनेश जी तो कह रहे हैं जिसने ये रेड करवाई उसको सद्बुद्धि दे। तो कौन है वो जिसको सद्बुद्धि दिलाना चाहते हैं आप, और किसके कहने पर ये रेड की गई है? पारुल जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। नमस्ते सर। जय श्री देखिए राम। पारुल जी, देश में टैक्स कानून सबके लिए बराबर है और देश में संविधान का शासन है। कोई किसी मंत्री का समधी है, हाँ। कोई सांसद विधायक, इस आधार पर उसे कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। और देखिए देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करप्शन पर 0 टॉलरेंस वाली नीति के साथ जो भी संवैधानिक एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसे ठोस वित्तीय इनपुट होंगे जिससे एजेंसीज को ये लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो उन्होंने की होगी। सरकार के दबाव में तो एजेंसी कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि आईटी भी एक स्वतंत्र निकाय है और अन्य भी जो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो वो स्वतंत्र निकाय के तौर पे काम करते हैं। अगर वो दोषी नहीं है तो कोऑपरेट करें जांच एजेंसियों के साथ। जांच एजेंसियां कोई उनको परेशान करने तो गई नहीं है। जांच एजेंसियां बस जो उनके खिलाफ शिकायतें हैं या जो वित्तीय अनियमितता है उसकी वो तो जो हमेशा काम करते हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन दिनेश जी ने इस पर जो बात कही है, मेरा सवाल वही है सर। दिनेश जी ये कह रहे हैं जिसने रेड करवाई है उसको सद्बुद्धि दे। वो कह रहे हैं नर्स तक नहीं जा पा रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने रेड करवाई है। तो फिर आप ही के मंत्री जब आप ही की सरकार के समय पर चल रही एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं तो फिर तो आएगी बात सर। सवाल ये है। देखिए पारुल जी, इसका मैं आपको एक सीधा जवाब दूंगा। दिनेश प्रताप सिंह जी का मैंने बयान भी पढ़ा और उनका आपका बयान सुना भी। वहां एक मंत्री कम एक समधी ज्यादा बोल रहा था। उनकी सारी पीड़ा एक समधी के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। एक रिश्तेदार होने के नाते, समधी होने के नाते जरूर है भाई उनको पीड़ा होगी। उनके रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी उनके यहाँ पे आई है तो उस पर उनकी पीड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्र एजेंसियों की कार्रवाई पर मंत्री जी को व्यक्तिगत पक्ष से उठकर सार्वजनिक पक्ष पर और भ्रष्टाचार के पक्ष पर ना बोलते हुए भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए था। नो डाउट उनके रिश्तेदार हैं तो उनको पीड़ा तो होगी। अगर डॉक्टर नर्स नहीं पहुंच पा रहा है तो वो व्यवस्था कराई होगी एजेंसीज ने उसके बाद। यानी राजधर्म पर, राष्ट्र धर्म पर आपका पारिवारिक धर्म आपकी पार्टी के मंत्री के ऊपर भारी पड़ रहा है, ये सीधे तौर पर आप लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह से कार्रवाइयों को लेकर आप लोग चूजी होने लगेंगे तो फिर विश्वास थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना सर। ठीक है मैडम, हम चूजी नहीं देखिए, हम चूजी नहीं हुए हैं। हाँ, अरे हमारे पार्टी के सरकार में मंत्री का संधि है, उसके यहाँ छापा पड़ रहा। इसका मतलब है साफ स्पष्ट संदेश है। अखिलेश जी कह रहे हैं जापान गए हुए हैं कुछ लोग, उनका सीधा तंज योगी जी पर था। अब अखिलेश जी क्या बोलते हैं? अखिलेश जी को प्रदेश की जनता जब नहीं ले रही है सीरियसली तो हम क्या ही बोले उसको। अखिलेश जी तो कुछ भी आपको सीरियस नहीं ले रहे शायद, वरना नहीं बोलते। कौन? दिनेश जी भी शायद आप लोगों को सीरियस नहीं ले रहे। दिनेश जी हमको सीरियस नहीं लेंगे तो मंत्री नहीं रहेंगे पारुल जी। हाँ, सीधी सी बात है, स्पष्ट संदेश है। दिनेश जी को संवैधानिक संस्थाओं और भ्रष्टाचार का विरोध करने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है, कोई किसी का रिश्तेदार हो, कोई किसी का चाचा ताऊ, फूफा मामा, फूफा भतीजा हो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी वित्तीय अनियमितता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो किसी भी मंत्री का रिश्तेदार हो, किसी का पटीदार हो, किसी का समधी हो, किसी का दामाद हो, किसी का बहनोई हो, चंचल जी और नहीं पड़ता। कहिए चंचल जी। जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की,
तो रत्नेश भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी वाले कौन सा वॉशिंग मशीन और कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। आप देखो पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए, हाँ। वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी गोद में खेल रहे हैं। और एक दो बानगी नहीं है, इनके मंत्री जी की पीड़ा को अब देखो। अब ये कह रहे हैं कि मंत्री जी मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अब मैं तो वही बात कहना चाहता हूं, क्या बीजेपी ये हिम्मत दिखा पाएगी कि अगर ये बीजेपी कह रही है कि उमाशंकर सिंह के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, हाँ। और ये बायस अगर नहीं है, तो कम से कम क्या दिनेश सिंह जी ये बता पाएंगे या फिर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे कि नहीं हमारे शासन में गलत हो रहा है, एक निर्दोष व्यक्ति को इससे फंसाया जा रहा है। कम से कम तो वही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो कम से कम भैया ये क्लियर तो हो जाए। अभी आप देखो पूरे, अभी इनके एक विधायक ने इनके एक मंत्री को घेर लिया, कहा भैया सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो जो जल शक्ति मिशन वाला है, हर घर नल योजना के तहत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रत्नेश भाई के यहाँ भी टोटी में पानी नहीं आ रहा होगा जो टोटी लगी होगी। यहाँ जितने भी लोग बैठे 35-60 बैठे हैं, शुक्ला जी से लेकर के आपके जो लोग भी सुन रहे होंगे, मैं अभी ग्राम पंचायत में ही हूँ और बता दूं कि कोई टोटी में पानी नहीं आ रहा है। ये भाजपाई भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई होगा तो हर घर नल योजना में। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अनेकों नेक उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान के। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय हो, असम में हेमंता विश्वकर्मा हो, हर एक प्रदेश में बीजेपी का कॉकस है जो भ्रष्टाचार के लिए ही केवल है। और दूसरी बात, बीजेपी तो खुद प्रधानमंत्री जी जो पीएम केयर फंड है, अभी तक उसकी जांच जो है वो ऑडिट में नहीं हो सकती है, उसकी सीएजी में नहीं वो ऑडिट हो सकती है। आपका कहना है दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल इस वक्त काली दिखाई दे रही है। दाल ही काली है मैडम। अच्छा एक बात आप बताओ, एक जो चीज है कि ये जो छापा पड़ा है, इससे ये तो साफ होता है कि ये जो बी टीम वाला जिक्र करते थे आप लोग, कम से कम बीएसपी बीजेपी की तो बी टीम नहीं, उन्हीं के विधायक पर छापा नहीं। मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, जब ये बीजेपी सत्ता में आई है, जो लोग कहते थे कि 70 साल बनाम 60 साल बनाम 60 महीने मांगते थे, और जो कांग्रेस को आरोप लगाते थे कि 70 साल का शासन रहा, कांग्रेस अपने 70 साल के शासन में मेरा ख्याल है 70 जिलों में अपने कार्यालय नहीं बना पाए होंगे, आप ही जान लीजिए। लेकिन बीजेपी के 3 स्टार होटल टाइप के कार्यालय पूरे देश के तकरीबन 700 जिलों में बन गए। मेरे आजमगढ़ वाला तो रत्नेश भाई, कभी आप आओगे तो प्राउड फील करोगे बीजेपी वाले क्या भ्रष्टाचार करते हैं। और ये जो प्रदेश मुख्यालय है इनके, तो 5 स्टार होटल टाइप के कार्यालय बन गए। और ये कार्यालय, ये बताओ पैसे कहां से आए? जो लोग पूरी दुनिया में चर्चा हुई चंदा लो धंधा लो के नाम पे, आपको याद होगा जब दुनिया में कोरोना से लोग मर रहे थे, हिंदुस्तान में लाशें गंगा में बह रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा में औसत ढूंढ रहे थे। अगर कोई भी शख्स जिसका नाम कैग की रिपोर्ट में आ गया, जो गिट्टी खदान में अनियमितताएं पाई गई थी उनमें आ गया, तो फिर सेहत देखनी चाहिए या फिर कार्रवाई देखनी चाहिए? ये भी तो न्याय संगत बात है ना सर। सबसे पहले तो नियत साफ होनी चाहिए सरकार की, जो नियत ही साफ नहीं है। आप देखो अगर नियत साफ होती तो इनका मंत्री क्यों बगावत में खड़ा होता? इनका एक विधायक कह रहे हैं ना वो अपनी रिश्तेदारी देख रहे हैं। नहीं, स्वतंत्र देव सिंह को जब घेर लिया था एक विधायक ने, तो उसकी कौन सी रिश्तेदारी थी बताइए मुझे आप? स्वतंत्र देव सिंह को एक विधायक ने घेर लिया तो रिश्तेदार नहीं था ना, वो बेचारे पटेल है और दूसरे बेचारे क्या नाम है, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, आपकी बात आ गई। कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं और नई नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रत्नेश भाई जान रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, एक लाइन में बात कीजिए, उसके बाद मेरे बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। देखिए अभी सपा के साथी प्रवक्ता ने कुछ लाइनें सुनाई, तो इनकी लाइन सुनने के बाद उसी लाइन पर मैंने कुछ लाइनें लिख दी। फारूक जी, वो मैं आपके माध्यम से सपा वाले शेर शायरी मत कीजिए, जल्दी कहिए। नहीं सर, प्लीज मैडम प्लीज। भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तुम्हारा है, तो मुख्यमंत्री भी तुम्हारा है, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भी तुम्हारा है। अगर तुम हार गए 2017-2022 का चुनाव तो दोष भी तुम्हारा है,
और ये परिवारवाद का सफाया हो ठीक सका है। उत्तर प्रदेश ज्ञान प्रकाश जी। में, जरूर इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री हमारा है। ओके, तो ज्ञान ये बात प्रकाश जी, याद क्या रखिए। लगता है कार्रवाई, रिश्तेदारी? जी देखिए, मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता संभाली है, हम्म सारी एजेंसियां गिरवी रखी है उसने, हम्म चाहे वो सीबीआई हो, आयकर विभाग हो, हम्म निर्वाचन आयोग हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, आज बीजेपी की पी टीम बन के काम कर रहे हैं। हम्म एक तरीके से इनका संगठन का सहयोगी संगठन मान लीजिए। हम्म आप विपक्ष के विधायकों पर, सांसदों पर आयकर का छापा डलवा देंगे, सीबीआई रेड करा देंगे। अरे ये तो बी टीम मुकदमा थी ना लिखवा आपके देंगे। अकॉर्डिंग, बीएसपी तो जी? बी टीम थी ना आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने साथ रहने वालों को पहले निकलती है। अच्छा, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए। मतलब बख्शते तो जहाँ नहीं है ना भी किसी को जाना हो। अभी अभी, क्योंकि आप उनकी बात से फिर असहमत नजर आ रहे हैं चंचल जो जी की भी बातों इनके से। सहयोगी दल है उनका भोजन ये पहले करते हैं भाजपा वाले, हाँ। और ये दबाव की राजनीति करते हैं। आज मायावती जी ने एक टिकट डिक्लेयर कर दिया, एक पंडित जी का, हाँ तो इनको लगने लगा कि मायावती दूसरा कार्ड कर रही है। इन्होंने तो मायावती जी को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि भैया जो है हमारे वोट बैंक को टच मत करना। हाँ अब वो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, ठाकुर कार्ड खेल रहे हैं, तो एक ठाकुर विधायक पर अटैक हो गया। अब उनको समझना चाहिए कि ये आपने रेंगे उल्टा 360 डिग्री घुमा दिया है। ठीक है सर, लॉटरी। मैं जो कह रहा हूँ तो सत्य है। जी भारतीय जनता पार्टी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्मान को, उसकी स्वायत्तता को नष्ट कर दिया है। ठीक है। और इनके पास जो भ्रष्टाचारी जा रहे हैं वो ईमानदार हैं, जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं वो इनकी नजर में बेईमान है। तो ये वक्त अच्छा, बताएगा दिनेश जी कि को अभी उनको उनकी आत्मा ने कहा होगा कि आप विपक्ष की आवाज उठाने, इतने समय से उनको विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी दिनेश जी को। आप कह रहे हैं उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वो विपक्ष की आवाज बन रहे हैं। दिनेश जी को सुनाई पड़े ना सुनाई पड़े, हाँ दिनेश जी को भी प्रायश्चित लग रहा होगा कि उन्होंने जो राजनीतिक फैसले लिए हैं अब तक, ओके, अब वो उनको उल्टा दांव पड़ रहा है। ठीक तो है। वो बिंदु सर पांडे जी, क्योंकि आपने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की इसलिए भी ये कार्रवाई हुई है, और पहले के जो आरोप हैं कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, क्या उस वजह से भी ये कार्रवाई हो रही है? आपको लगता है कि अंदर खाने कुछ और ही आप लोगों में चल रहा है? क्योंकि आप लोगों को बी टीम कहा जाता रहा है बीजेपी की, अब ऐसा लग रहा है बी टीम नहीं है, आप नुकसान हो गया। जी मैम, हाँ धन्यवाद मैम। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन की और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 का वायोलेशन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप बताइए, एक व्यक्ति जो कैंसर जैसे अक्षम्य रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, हाँ। उसके उपचार के लिए उसके नर्स जो है उसको दवाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप विधिक व्यवस्था का तो पालन कर नहीं रहे। और आप बात करते हैं कि हम जो है मानवतावादी काम करते हैं, राष्ट्रवादी काम करते हैं, और अब हम जवाब दे रहे कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बी टीम बता रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करने वाली महिला आयरन लेडी है, और बसपा का तो इतिहास रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। और ब्राह्मणों की बात अगर आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों का इतना एनकाउंटर हुआ, कभी कांग्रेस ने सवाल उठाया? नहीं उठाया। सपा ने उठाया? नहीं उठाया। तो अगर ब्राह्मणों की उम्मीदें सुश्री बहन मायावती की और बसपा पार्टी की तरफ बढ़ रही है, तो इससे खलबली क्यों है इन लोगों को? अब मुद्दे की बात यह है कि अभी लोग शेर शायरी कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है, महलों में उजाला, कुटियों में स्याही है, महसूस होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। तबाही किसकी हो रही है सर? तबाही जनता की हो रही है। आप देखिए ना, आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में आप ऑनेबल हाई कोर्ट बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अपने कमेंट के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और जो अखिलेश जी ने कही, क्योंकि कोई जापान गया हुआ है, मुख्यमंत्री जापान गए हुए हैं, सीधे तौर पर समझ आ रहा था वो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। क्या उनको जानकारी नहीं होगी इस छापे की? आपको लगता है कि कुछ और ही बात है, वरना वो ऐसा नहीं करते, या फिर एक टाइमिंग चूज की गई है? अब देखिए, हो सकता है क्योंकि जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि
अभी अंदर खाने में ही लड़ाई चल रही है, सरकार हटाने के लिए यूजीसी ला दिया गया, तो ये इनका अपना मतभेद हो सकता है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से घबरा करके ये छापा पड़ रहा है, जिससे अन्य लोग बहुजन समाज पार्टी न ज्वाइन करें, ताकतवर नेता दूर रहे। ये दबाव की राजनीति है, बदले की भावना की राजनीति है और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी लगता है स्टेज से जब माया जी बोलती हैं तो वो बीजेपी की भी तारीफ कर रही होती हैं। देखिए बहन सुश्री मायावती जी तारीफ हर उस चीज की करती हैं जो तारीफ योग्य विषय होता है। अगर सत्ता अच्छा कदम सरकार प्रस्तुत करती है तो वो तारीफ करती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और आप उसके नर्स को आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, तकलीफ अभी उमाशंकर जी पर कार्रवाई होने की तकलीफ अखिलेश जी को भी है। ये ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, कहीं आप लोगों को सिग्नल तो नहीं दे रहे हो, उधर नहीं इधर आ जाओ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, राजनीति में हो जाती है बिन बादल बर्दाश्त, सियासत में जायज होती है हर बात, सियासत में संभावनाएं हमेशा कायम रहती हैं। लेकिन ये जो कार्यवाही है ये बसपा की बढ़ती ताकत से घबरा करके, चूंकि इकलौते विधायक बीजेपी घबरा रही है जी, उमा शंकर सिंह जी इकलौते विधायक हैं। 2012, 17 और 22 3 बार वो लगातार विधायक हैं और रॉबिन हुड की तो अगर आप लोगों का वोट बैंक बढ़ेगा तो अगर आप टेक्निकली समझिए तो इससे तो बीजेपी को ही फायदा होता है, वोट डिवीजन होता है। हम लोगों का वोट जो बढ़ेगा, अब की आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का मतदाता इतना जागरूक हो चुका है मैं कि बहुत पॉइंटेड सवाल कर रही थी, लेकिन आप उसका सीधा शायद जवाब नहीं देना चाहते, मैंने सीधा ही पूछा आपसे। खैर लौट रही हूँ, रत्नेश जी वो सीधे तौर पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप लोगों ने इस मामले में साइड में रखा हुआ है, क्योंकि कार्रवाई और ऐसे शख्स पर जो पहले से इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उनके पास मेडिसिन नहीं जा पा रही हैं, तो यहाँ थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखा देनी चाहिए थी। संवेदनहीनता जैसी बात दिनेश जी भी कह गए अपनी बातों में। जी देखिए पारू जी, आपके सवाल के साथ साथ मैं अभी कांग्रेस पार्टी के साथी ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को टारगेट करके कार्रवाइयां कराती। ये बात इन्होंने इसलिए कही पारू जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 2004 से 2014, तो विपक्षी दलों के कुल नेताओं के ऊपर कुल 300 प्लस आईटी, ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हुई थी। इन्होंने टारगेटेड विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाइयां करवाई थी। तो जो इन्होंने किया, इनका जो अनुभव है उसी के आधार पर अपनी बात कह रहे थे। दूसरी बात हमारे कांग्रेस के साथी ने कही कि भाजपा की जिनके साथ होती है उन्हीं को निकल जाती है। ये भी इनका अनुभव बोल रहा था। क्यों? क्योंकि लालू जी इनके साथ थे और लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा इन्हीं की सरकार में दर्ज हुआ, लालू जी को सजा हुई और लालू जी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। कनिमोझी जी इनके साथ थी, कनिमोझी जी का भी राजनीतिक करियर खत्म हो गया। येदियुरप्पा जी इनके साथ थे, उनका भी राजनीतिक करियर खत्म हो गया। जयललिता जी इनके साथ थी, उनका भी राजनीतिक करियर खत्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दलों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई कराने और अपने साथी दलों की राजनीति खत्म करने का पूरा का पूरा अनुभव रहा है। उसका बखूबी इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और बताया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के साथी को बता देना चाहता हूँ कि जैसा वो कह रहे हैं कभी सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर क्यों नहीं रेड पड़ती है? उनको अरे भाई, सत्ता पक्ष के मंत्री के समधी के यहाँ रेड पड़ी और कह रहे हैं कि तो मंत्री के यहाँ नहीं, मंत्री के सब वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता मंत्री ना हो, और भी नेता हैं और भी कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े आपके, जिनके काफी खजाने, काफी अकाउंट्स भरे हुए हैं, वहां कभी आप लोगों की नजर नहीं जाती। वो विपक्ष ऐसा भी कह रहे हैं। मैडम, उनको लगता होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके पास धन ही नहीं होता, कहां से भैया आप वो करेंगे। मेरा वो कह रहे हैं 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार होटल्स की तरह आप लोगों ने अपने कार्यालय बनाए हुए हैं। पारुल जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ। पारुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास ना एक मोटरसाइकिल है, ना मेरे पास एक 4 व्हीलर है। तो भैया आपकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं सर, आपके यहाँ थोड़ी ना पहुंच जाएगी। एनीवेज तो मैडम, जो 4 बीघा खेत मिला है वही है मेरे पास। तो आपकी बात नहीं हो रही ना, कौन सी कार्रवाई हो जाएगी भाई? आप पर्सनल इसे क्यों ले रहे हैं? ठीक है चंचल जी, ओनली एक लाइन में आप ये बात करनी होगी। मेरे जैसे ही तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
ठीक है संघ से चंचल आए जी, हुए लोगों एक के एक पास लाइन में अपनी बात कीजिएगा होगा प्लीज, तो बहुत फिर लिमिटेड टाइम होगा। है। चंचल जी ओके रुक जाइए रत्नेश, चंचल जी प्लीज। और बहुजन समाज रत्नेश जी मैडम। नाउ इट्स नॉट योर टर्न, प्लीज रुक जाइए, अब चंचल जी की बारी है, कहिए 10 सर। सेकंड का टाइम दे दीजिए पारुल जी, 10 सेकंड। नहीं दे पाऊंगी सर, नहीं दे पाऊंगी, बाकी गेस्ट वेट कर रहे हैं मेरे, कहिए सर चंचल जी। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी का जो है झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। जहां चुनाव होता है ये लोग रेड मारने के लिए इनके अधिकारी और जो है ईडी से लेकर के, इनकम टैक्स से लेकर के, सीबीआई से लेकर के, हाँ। आप पूरे हिंदुस्तान के एग्जाम्पल आप देख लो। जिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीजेपी ने आरोप लगाए बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला, अशोक चौहान, उनको जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला और एक सप्ताह में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और एक सप्ताह में पहले उन्हें राज्यसभा टिकट दिया जाता है और उनकी 300 करोड़ रुपए। बहुत लिमिटेड, एक लाइन में अपने जवाब तैयार रखिए। ज्ञान जी, मैडम मेरे 2 गेस्ट और हैं सर, उनको भी सेकंड चांस मिलना चाहिए। ज्ञान जी कहिए एक लाइन में। पूरे हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है, म्यूट करना पड़ेगा, इनको सबक सिखाने का। ठीक, ज्ञान जी प्लीज बोलना शुरू कीजिए, ऑडियो उनका दीजिए लाइन पे। ज्ञान जी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज मिल रही मेरी? हाँ कहिए जल्दी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को जिससे खतरा होगा, वो चाहे उनके सहयोगी दल हो चाहे उनकी पार्टी को हो, जो भारतीय जनता पार्टी सनातन चिल्ला रही है और स्वामी शंकराचार्य अवतारानंद जी की नहीं हो रही है, शंकराचार्य जी के ऊपर कहा चलेगा, उनको भी मुकदमे में ले लिया। बिंदु जी एक लाइन सर प्लीज। राजनीति में जीत और हार होती रहती है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान का पालन होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन और उसके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त है संविधान से उसका पालन होना चाहिए। संविधान फिलहाल रेड पड़ गई है, इसमें कार्रवाई में सहयोग तो कर रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर डरने की बात ही नहीं है, और अगर कुछ नहीं होगा डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। यदि कोई और अगर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो चाहे बीमार तो हो कार्रवाई चाहे होनी स्वस्थ हो, जी, फिर क्राइम तो क्राइम होता है सर। जी, केंद्रीय एजेंसियों ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएसपी के विधायक के यहाँ पड़ी रेड, मौशंकर जी उनको परेशानी है, तकलीफ है, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी सेहत का हवाला देते हुए तमाम विपक्षी दल एक हो गए हैं। उनको लगता है कि कार्रवाई ठीक नहीं हुई है, उनको उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था। ईडी की रेड पड़ चुकी है, अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है नर्स नहीं जा पा रही, दवाई नहीं हो पा रही, XYZ। लेकिन सवाल ये है कि पहले अगर क्या की रिपोर्ट में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी तो अब तक इतने टाइम क्यों लगा दिया कार्रवाई करने में, और क्या इस टाइमिंग को देखकर ही कार्रवाई की गई है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से जापान दौरे की बात भी कही जा रही है, आपको पता है मुख्यमंत्री जापान दौरे पर हैं। लेकिन दिनेश जी वाला एंगल, मंत्री दिनेश जी अपने संधि के ऊपर कार्रवाई होने से बड़े नाराज है और अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर लिया है, जिससे किरकिरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखना होगा कि इस रेड में कुछ निकलता है नहीं निकलता है, दिनेश जी की बातों में कितनी सत्यता है और उनकी इस बातों को लेकर क्या पार्टी चुप्पी साधेगी यानी भारतीय जनता पार्टी, या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा या उनसे जवाब तलब किया जाएगा। क्योंकि फिलहाल पार्टी की किरकिरी तो उनकी तरफ से हो गई है, क्योंकि अब तक जो आरोप विपक्ष लगाता था वही आरोप उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर मढ़ दिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।